नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। आज जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी उपराष्ट्रपति की, यानी भारत के उपराष्ट्रपति की। आज हम चर्चा करेंगे भारत के प्रधानमंत्री, यानी जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्री परिषद। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, बातें तो होती ही रहेंगी। हम शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कि प्रधानमंत्री होता क्या है। प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है। अब प्रधानमंत्री के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल कौन सा है, तो इसके लिए हम बात करेंगे आर्टिकल 74 की, यानी अनुच्छेद 74 जो है वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करने के लिए या राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी तथा इस मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन निकालिए अपनी और फटाफट चीजों को लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी तथा जिसका मुखिया पीएम यानी प्रधानमंत्री होगा। कुल मिलाकर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 ये कहता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्या कि जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा या करेंगे। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करते हैं और ऐसा जो है भारतीय संविधान यानी मूल संविधान में लिखा हुआ है। मूल संविधान की हम बात करें तो मूल संविधान वह संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसको हम मूल संविधान कहते हैं। ठीक है, यानी राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। इसके बाद अगला आगे प्रश्न क्या बनता है, तो जैसे कि आपको ज्ञात होगा इसके लिए एक अनुच्छेद है, यानी कुल मिलाकर के भारतीय संविधान के संविधान संशोधन की यदि हम बात करें तो 44वां संविधान संशोधन 1976। 44वां संविधान संशोधन 1976 में क्या प्रावधान किया गया, इसमें यह प्रावधान किया गया 44वें संविधान के तहत उस समय जो है मोरारजी की सरकार थी और मोरारजी सरकार ने यह प्रावधान कर दिया कि मंत्री परिषद की सलाह को अनिवार्य रूप से जोड़ दिया। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मंत्री परिषद की अनिवार्यता को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया था। पहले समझो, मैं बता देता हूँ क्या होता है कि जो 44वां संविधान संशोधन, दो बात हुई इसमें। 44वें संविधान संशोधन में पहली बात ये हुई कि मंत्री परिषद की सलाह को जरूरी कर दिया राष्ट्रपति के लिए 44वां संविधान संशोधन 1976 में। लेकिन फिर से जब मोरारजी सरकार ने संशोधन किया 44वां संविधान संशोधन 1978 में ही, तो इसने क्या काम करा कि मंत्री परिषद की सलाह को जो है जरूरी नहीं है, इस चीज को जो है समाप्त कर दिया। फिर होता क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 सीधे शब्दों में कहता है कि मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं या लौटा सकते हैं। यानी आर्टिकल 74 में ही दिया है कि मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। उसके बाद आगे क्या प्रश्न बनता है? आगे प्रश्न ये बनता है कि मंत्री परिषद ने क्या सलाह दी, किस लिए सलाह दी, या इसे किसी न्यायालय में भेजा जा सकता? नहीं, मंत्री परिषद की सलाह को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ से भारतीय संविधान का एक आर्टिकल और है जिसका नाम है 75, यानी अनुच्छेद 75 क्या कहता है, जब इसको जान लीजिए। क्या अनुच्छेद 75 ये कहता है
कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करेंगे, ठीक है, या निमंत्रित करेंगे। कुल मिलाकर के अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, ठीक है, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे। और प्रधानमंत्री कौन बनता है? जो हमारी लोकसभा होती है, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लाती है, उस सीटों का जो प्रमुख होता है वही प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार होता है। फिर आगे इसमें ही ये लिखा हुआ है क्या कि प्रधानमंत्री, आर्टिकल 75 में लिखा है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना बहुत जरूरी है। और यदि ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है और लोकसभा का सदस्य नहीं है, तो 6 माह के भीतर उसे लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का नेता सदस्य नहीं है तो उसे लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा 6 माह के भीतर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा 6 माह के भीतर। उसके बाद एक और बात करते हैं, अब आर्टिकल 75 में क्या है कि आर्टिकल 75 में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। शपथ, प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में या अनुच्छेद 75 में जो है प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख नहीं है, ठीक है। और ना ही जो है ऐसा हमारे संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति जो है बहुमत दल के नेता को, लोकसभा के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। यानी यदि निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति महोदय किसी भी दल के नेता को जो है, यदि किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वह किसी भी पार्टी के नेता को या सदस्य को प्रधानमंत्री पद के लिए निमंत्रण दे सकते हैं। उसके बाद हम बात ये करते हैं कि प्रधानमंत्री के संदर्भ में योग्यताओं की, योग्यता क्या होती है? तो देखिए, योग्यता की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री की कोई योग्यता नहीं होती, बल्कि प्रधानमंत्री की योग्यता लोकसभा की योग्यता होती है। क्या? लोकसभा सदस्य के बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए 25 वर्ष, और ये 25 वर्ष आयु किसकी है? प्रधानमंत्री की। और एक योग्यता आप जानती हो क्या? कौन? के वह भारत का नागरिक हो। और यदि यहीं पर हम बात करें राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता की, तो उसकी आयु हो जाती है 30 वर्ष। तो मैं दोनों बातें लिख रहा हूँ, प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु तो आयु जो होती है वो लोकसभा सदस्य की होती है, लोकसभा सदस्य की, और ये कितनी होती है? 25 वर्ष। और यदि हम बात करें राज्यसभा के सदस्य की तो ये कितनी होती है? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य की आयु 30 वर्ष होती है, लोकसभा के सदस्य की आयु जो है 25 वर्ष होती है। उसके बाद एक प्रश्न ये बनता है कि इसके लिए अधिकतम आयु कितनी है? तो अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, वह 40 वर्ष का, 50 वर्ष का, 60 वर्ष का, 70 वर्ष का भी या 80 वर्ष का भी हो सकता है। अधिकतम आयु का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और यदि हम बात करें कि प्रधानमंत्री से संबंधित योग्यताओं की, तो योग्यता के संदर्भ में केवल संसद के सदस्य के संदर्भ में ही इसकी योग्यता के संसद का सदस्य होना चाहिए। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और ऐसा हम एक दो उदाहरण आपको देंगे भी। इंदिरा गांधी का उदाहरण भी देख लीजिए आप। इंदिरा गांधी जो है लोकसभा की सदस्य नहीं थी, फिर भी प्रधानमंत्री बन गई। और भी हम बात करने वाले हैं आगे। तो चलिए आगे हम चलते हैं कि आर्टिकल 75 में और क्या बात कही गई है। तो देखिए, आर्टिकल 75 में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेंगे। आर्टिकल 75 में जो तीसरी बात लिखी है वो ये लिखी है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति महोदय
नियुक्त करेंगे और उन्हें शपथ भी दिलाएंगे। ठीक है, यानी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और शपथ कौन करेंगे? राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और उन्हें शपथ भी कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। ठीक, उसके बाद एक प्रश्न आता है कि जो मंत्री है, प्रधानमंत्री है, कि मंत्री बनेगा कौन? मंत्री बनेगा कौन, इस बात को तय करेंगे प्रधानमंत्री। किस व्यक्ति को, किस सांसद को मंत्री बनाना है, इसको तय करेंगे प्रधानमंत्री। यह प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है। नोट करके लिख लीजिए, मंत्री कौन बनेगा, यह प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और यह प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति केवल नियुक्ति करेंगे, यानी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और मंत्री कौन बनेगा, इस चीज को कौन नियुक्त करेगा? प्रधानमंत्री। ठीक है फिर आगे हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का एक और आर्टिकल है 77, आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 क्या कहता है? वह ये कहता है कि संघ सरकार के जो प्रधानमंत्री वाली सरकार होती है, केंद्र की सरकार, यानी केंद्र सरकार, या हम इसी को बोलते हैं संघ सरकार। संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। फिर यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि भाई मंत्रियों की नियुक्ति तो कर दी राष्ट्रपति ने और प्रधानमंत्री के कहने पर किसको, लेकिन कार्य आवंटन के जितने नियम होते हैं, किस मंत्री को कौन सा कार्य दिया जाना है, कार्य आवंटन का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम आगे। अब हम बात करें कि भाई भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 78, यानी अनुच्छेद 78 क्या कहता है। ठीक है, तो आर्टिकल 78 यानी 78, अनुच्छेद 78 जो है ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों को दर्शाता है। यानी इसमें संबंध है किसके? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के, या हम यूं कहते हैं प्रधानमंत्री या उसका मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के संबंधों को जो दर्शाता है वो आर्टिकल 78। और ये है जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। क्या संबंध दर्शाता है भाई? इसके लिए प्रश्न एक तो ये बनता है, जैसे हम बात करते हैं, पहली बात क्या है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की अध्यक्षता करता है। क्या? नंबर 1, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की अध्यक्षता, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की अध्यक्षता करता है। और यदि हम बात करें यहीं पर कि मंत्री परिषद जो होती है, मंत्री परिषद को कह सकते हैं हम कैबिनेट का अध्यक्ष होता है। और कैबिनेट यानी प्रधानमंत्री कैबिनेट का अध्यक्ष होता है। और कैबिनेट की यदि हम बात करें तो कैबिनेट जैसे शब्द का उल्लेख हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में मिलता है। और हमने पढ़ा भी था राष्ट्रपति के संदर्भ में राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 352 और 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख कर रखा है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 में ही ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों में यदि राष्ट्रपति देश के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति या उसकी मंत्री परिषद से चर्चा करने चाहे तो वह कर सकते हैं। और देश के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सूचित करेगा या सूचना देगा, यह उसका संवैधानिक कर्तव्य है। तीसरी बात क्या है कि समस्त मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। आगे हम बात करते हैं क्या कि एक विशेष बात यह आ जाती है कि यदि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है या प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देता है
तो समस्त मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाएगा। ठीक है, यानी मैं लिख देता हूँ पीएम का इस्तीफा समस्त मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि यदि कोई व्यक्ति है और वह प्रधानमंत्री बन जाता है तो प्रधानमंत्री उस सदन का नेता होता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। यदि लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा के सदन का बहुमत दल का नेता, राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का नेता हो गया। यानी जिस सदन का वह सदस्य होता है उस सदन का नेता होता है। मैं लिख देता हूं, जिस सदन का सदस्य होता है वह उसी सदन का नेता होता है, उसी सदन का नेता होता है। जैसे हम बात करें भारतीय प्रधानमंत्री वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह की यदि आप बात करें तो आपको पता होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे। या हम बात करें इसी प्रकार इंदिरा गांधी, ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। या हम बात करें एच.डी. देवगौड़ा, तो एच.डी. देवगौड़ा भी राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है प्रधानमंत्री के संदर्भ में, आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 में क्या कहा गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 में यह कहा गया कि अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है या होगा। उसके बाद जैसे आपको पता होगा कि यहीं पर एक हमारे यहाँ पर पहले था योजना आयोग, और अब जो है क्या है, योजना आयोग का नाम बदल करके क्या रख दिया है, नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह भी प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, यानी नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वह भी प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का मतलब है जैसे पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, तो ये पंचवर्षीय योजनाएं किसके तहत बनती है, नीति आयोग के तहत बनती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की एजुकेशन के बारे में क्या, तो देखिए प्रधानमंत्री की एजुकेशन के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है, कह सकते हैं मंत्री अनपढ़ व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि और यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं इनको लेकर के, क्या कि मंत्रिपरिषद के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 में एक और बात लिखी हुई है। अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा, जिसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री के संदर्भ में हम बात करें तो जैसे हमने 75 को जाना, 75 में क्या जाना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएंगे और राष्ट्रपति ही उसको बर्खास्त कर सकते हैं, और वह अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को दे सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि एक प्रश्न बनता है कि मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होने चाहिए, मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होने चाहिए। इसके संदर्भ में प्रश्न ये बनता है कि 1950 से लेकर के 2003 तक ये नियम था, क्या नियम था कि कुछ भी नहीं लिखा था कि कितने भी मंत्री बन सकते हैं। लेकिन अब सन 2002 की यदि हम बात करें तो एक आयोग था जिसका नाम था संविधान समीक्षा आयोग, और संविधान समीक्षा आयोग की जो अध्यक्षता की थी वो एम.एन. वेंकट चलैया ने की थी। एम.एन. वेंकट चलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग 2002 में अपना प्रतिवेदन दिया और इसने कहा कि मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 10% होनी चाहिए, यानी कुल सदस्यों का 10% होना चाहिए। पर सरकार ने 10 के स्थान पर मंत्री परिषद में सदस्य संख्या 15 कर दी। मैं लिख देता हूं कि सन 2000 में एम.एन. वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक आयोग बना और उस आयोग का नाम था
संविधान समीक्षा आयोग। संविधान समीक्षा आयोग, इस आयोग ने 2002 में अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि 10% यानी कुल सदस्य संख्या का 10% लोगों को मंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने 10 के स्थान पर कितना कर दिया, 15% मंत्री जो है मंत्री परिषद में शामिल होंगे। 15% व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाएगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं तो 15 के स्थान पर क्या किया गया, भारतीय संविधान में 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये प्रावधान जोड़ा गया। कौन सा, 15 वाला, क्या 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 15% सदस्य संख्या की गई। ठीक, फिर यदि हम बात करें मनोनीत सदस्य की संख्या को, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी मनोनीत व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया हो। भारतीय संविधान या भारतीय राजनीतिक तंत्र में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी मनोनीत सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया गया हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि यदि प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनेगा। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 88 की, यानी अनुच्छेद 88 क्या कहता है। तो देखिए अनुच्छेद 88, आर्टिकल 88, अनुच्छेद 88 की यदि हम बात करें तो इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो वह दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। यानी मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो वह दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, परंतु मत यानी वोट उसी सदन में देगा जिस सदन का वह सदस्य है। ठीक है, यानी इसमें कहा गया कि मंत्री किसी भी सदन का हो, किसी भी सदन का हो, परंतु मत उसी सदन में देगा, यानी वोट उसी सदन में देगा जिस सदन का वह सदस्य है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 88 में और क्या लिखा है। तो आर्टिकल 88 में लिखा है एजी के बारे में, यानी अटॉर्नी जनरल, यानी भारत का महान्यायवादी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर्टिकल 88 यानी एजी। एजी मतलब अटॉर्नी जनरल, या हम बोल सकते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी की यदि हम बात करें तो इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं। पहला प्रश्न तो यह संसद का सदस्य नहीं होता, यानी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु संसद की बैठकों में भाग ले सकता है। यानी जो महान्यायवादी होता है संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु संसद के बैठकों में भाग ले सकता है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है इसके लिए कि इसको वोट देने का अधिकार भी नहीं है, यानी मत कह रहे हैं, वोट कर रहे हैं, मत का अधिकार भी नहीं है। और इसके संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि कहते हैं कि महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल होता कौन है। तो ये भारत सरकार का पक्षकार होता है, कह सकते हैं भारत सरकार का एक वकील होता है। यदि भारत सरकार को कभी किसी केस में या कटघरे में जाना पड़ गया तो इसके लिए जो है उसकी पैरवी कौन करेगा, भारत का यानी महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। ठीक, अब हम बात करें मंत्री की, तो मंत्री जो है कुल मिलाकर के 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं। कैबिनेट मंत्री वह मंत्री होते हैं जो किसी विभाग के प्रमुख या अध्यक्ष होते हैं। जैसे हम बात करें रक्षा मंत्रालय किसके पास है, राजनाथ सिंह के पास। गृह मंत्रालय किसके पास है, अमित शाह के पास। तो ये कौन हो गए, कैबिनेट मंत्री। दूसरे मंत्री की यदि हम बात करें तो राज्य मंत्री होते हैं, और तीसरे मंत्री होते हैं उप मंत्री। और यदि ये 3 कैटेगरी होती है मंत्री की, और यदि कुल हम बात करें अगर स्तर से पूछे कि मंत्री कितने स्तर के होते हैं, तो मंत्री 4 स्तर के होते हैं। तो चौथा स्तर आया था उसमें स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ठीक है, यानी स्तर के दर्जे से 4 मंत्री, और नहीं तो मंत्री कुल 3 प्रकार के होते हैं। मैं लिख देता हूं मंत्री। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2
राज्य मंत्री। नंबर 3 उप मंत्री। 3 होते हैं। और यदि बात करें स्तर की के कितने स्तर के होते हैं, तो चौथे नंबर पर आ जाता है स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ठीक है। अब दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हैं हम आगे। यहीं पर अगर हम बात करें कैबिनेट शब्द की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैबिनेट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के केवल अनुच्छेद 352 में मिलता है। अब कुछ विशेष बातें जो मैं आपको समझा रहा हूं, क्या ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। अगली बात क्या है, यहाँ पर कैबिनेट शब्द के स्थान पर मंत्रिमंडल या हम कह सकते हैं कि इस ही शब्द को परिभाषित किया गया है, और मंत्रिमंडल शब्द ही कैबिनेट शब्द का दूसरा रूप है। अब हम बात करेंगे मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर होता है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री होते हैं। यानी मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री होते हैं। जैसे हम रीजनिंग में पढ़ते हैं ना कि एक गोला ये हो गया और फिर एक गोला ये हो गया, तो ये अंदर वाला ये हो गया आपका मंत्रिमंडल, ये वाला मंडल, और ये बाहर वाला ये हो गया मंत्रिपरिषद। ठीक है। यानी मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री और मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री होते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज आती है जो मैं आपको बता देता हूँ, क्या कि मंत्रिमंडल का आशय क्या है। मंत्रिमंडल का आशय है कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री, और ये आर्टिकल 352 के तहत चलता है। मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री। अब हम एक बात करते हैं कि इस मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व में एक और व्यक्ति होता है जिसको बोलते हैं संसदीय सचिव। तो देखिए संसदीय सचिव क्या होता है, जरा इसको भी समझ लो। संसदीय सचिव, अगर हम बात करें संसदीय सचिव की, तो देखिए संसदीय सचिव जो होता है मंत्रिपरिषद का भाग नहीं होता है। संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद का भाग नहीं होता है। मंत्रिपरिषद का भाग नहीं होता संसदीय सचिव। और यदि हम बात करें संसदीय सचिव की, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री। इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री इसकी नियुक्ति करता है। और यदि यहाँ से हम बात करें कि संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है, तो इसको शपथ भी प्रधानमंत्री दिलाता है। ठीक है भाई, यानी शपथ कौन दिलाता है, इसको पीएम दिलाता है। फिर एक और प्रश्न बन जाता है कि अगर इसको बर्खास्त किया जाए तो बर्खास्त कौन करेगा, प्रधानमंत्री। और यदि ये अपना इस्तीफा दे तो किसे देगा, प्रधानमंत्री को। यानी बर्खास्त प्रधानमंत्री करेगा। और यहीं पर हम बात करें इस्तीफे की, तो इस्तीफा भी यह किसको देगा, प्रधानमंत्री को देगा। आगे हम बात करते हैं कि जिस तरह से मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल का अंतर्गत संसदीय सचिव होता है, वैसे ही प्रधानमंत्री के संदर्भ में एक शब्द और आता है किचन कैबिनेट। यानी किचन कैबिनेट किसे कहते हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। किचन कैबिनेट, तो देखिए किचन कैबिनेट क्या है, आप लोग समझते हैं जैसे किचन, और किचन में कौन जा सकता है, घर का आदमी। यानी प्रधानमंत्री को सलाह देने का जो समूह होता है, जिसमें कि प्रधानमंत्री के पर्सनल या हम कह सकते हैं मित्र या घर वाले ऐसे सदस्य होते हैं, उन सदस्यों के समूह को ही हम क्या कह देते हैं, किचन कैबिनेट। और यदि हम बात करें तो संविधान में किचन कैबिनेट जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि यह एक संसद द्वारा दिया गया शब्द है। एक और होता है प्रधानमंत्री के संदर्भ में छाया मंत्रिमंडल। ठीक है, छाया मंत्रिमंडल। अब हम बात करेंगे कि छाया मंत्रिमंडल क्या होता है। छाया मंत्रिमंडल यह होता है, यह विपक्ष के द्वारा गठित किया जाता है।
यानी जो विपक्ष होते हैं, विपक्ष के लोग होते हैं सदन में, उसके द्वारा जो है ये गठित किया जाता है। और ये जो गठित किया जाता है केवल और केवल सरकार पर नजर रखने के लिए किया जाता है। और यदि हम बात करें छाया मंत्रिमंडल की, तो ये विशेषता है किसकी? भारतीय संविधान की नहीं, बल्कि इंग्लैंड के संविधान की विशेषता है। तो दोस्तों, हमारा प्रधानमंत्री को लेकर के जो टॉपिक था वो पूरा हो गया है। अब आगे हम बात करेंगे अगली प्रक्रिया की। तो तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह कल फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।